हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार और प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर हमने व्यंजनों के बारे में जाना। साथ में हमने यहाँ संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना कि संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है और किन किन व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है, और द्वित्व व्यंजन के बारे में आपने जाना है। तो देखिए, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर का हम कल की क्लास में भी रिवाइज कर चुके हैं व्यंजनों को। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में दे देती हूँ कि व्यंजन को जो है भेद किया गया है उसके स्पर्श के आधार पर और उसके श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर स्पर्श के आधार पर भी इसके 3 भेद हुए हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। साथ में जो आपकी श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने कल की क्लास में जाना कि 2 भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्वर रहित क और आपका जो श है, यानी जो मूर्धन्य श है, उन दोनों के मेल से आपका अक्ष बनता है। जैसे आप कहते हैं यक्ष, दक्ष, ततक्ष, ये उससे बनने वाले अक्षरों से बनने वाले कुछ शब्द आपके हैं यहाँ पर। जैसे त स्वर रहित और र, इन दोनों के मेल से आपका त्र बनता है। आप लिखते हैं पत्र, मित्र, चित्र, इस प्रकार से। और ज स्वर रहित और यो, इन दोनों के मेल से आपका ज्ञो बनता है। साथ में श, तालव्य श और र, और तालव्य श आपका यहाँ पर क्या होगा, स्वर रहित होगा। इन दोनों के मेल से आपका श बनता है। द्वित्व व्यंजन आपका एक स्वर रहित सेम व्यंजन होगा, एक जैसे ही वो व्यंजन होंगे, जैसे क और स्वर रहित क, और तो ये आधा क जो स्वर रहित है उसको आधा क के तो आप लिख सकते हैं, जैसे पक्का, छक्का, कच्चा, बच्चा, छज्जा, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में आप हेडिंग डालिएगा आज की क्लास में कि अतिरिक्त 2 व्यंजन है आपके, जिन व्यंजनों का उच्चारण, देखिए ये अतिरिक्त वर्ण क्यों है, व्यंजन क्यों है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपकी जो जीवा है वो ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई और तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें आप अतिरिक्त क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब ये आपका ड और ढ, देखिए ढ होता है, ढ में तुरंत आपका जो है, जैसे ढ से ढक्कन आप बोलते हैं, उसमें आपकी जीवा तुरंत नहीं निकलती। लेकिन जब आप इस ढ को जिसको बोलेंगे ना, है इसका उच्चारण ढ के तरह ही, लेकिन तुरंत से आप इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं ड से बनने वाले, जैसे आप पेड़, सड़क, रगड़, पहाड़, ये सभी आपके ड से, मतलब जिनमें जो है ड आता है, ये आपके कुछ शब्द हैं। साथ में ढ देखिए, गढ़, बुढ़िया, कढ़ाई, बाढ़, ये आदि शब्द आपके ढ से बनने वाले कुछ शब्द हैं। ठीक है, चलिए इनको आप नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा संयुक्ताक्षर। इससे पहले आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा, अब मैं कह रही हूँ संयुक्ताक्षर। तो अंतर भी समझते जाना है, संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में क्या अंतर है। देखिए, जब आपने संयुक्त व्यंजन की बात की थी तो हमने हिंदी वर्णमाला में उनकी काउंटिंग की थी, उनको गिना था। ठीक है, अब ये जो संयुक्ताक्षर हैं ये हिंदी वर्णमाला की नहीं है, लेकिन इनसे जो है आपके शब्द बनते हैं, इनको संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन से मिल करके दूसरा एक नया शब्द, एक नए वर्ण का क्या ये यहाँ पर निर्माण करता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो आपके संयुक्ताक्षर हैं इसमें एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है नया जो है कोई शब्द वर्ण नहीं बनता है। संयुक्त व्यंजन में एक नया वर्ण बन रहा था। तो देखिए यहाँ स्वर रहित क है और यहाँ पर स्वर सहित त है, तो इसको हम आधा क और त ऐसे ही लिख
लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है। आधा का अर्थ, बस आपको अंतर जानना है संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर में। एक नजर संयुक्त व्यंजन पर भी आप यहाँ एक बार डालिएगा। संयुक्त व्यंजन में हमने क्या कहा, देखो एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन, दोनों के मेल से एक नया ही वर्ण यहाँ आपको मिला। ऐसे ही एक स्वर रहित स्वर सहित एक नया व्यंजन, एक नया वर्ण आपको मिला। और ऐसे ही ये स्वर रहित स्वर सहित एक नया वर्ण आपको मिला। स्वर रहित और स्वर सहित एक नया वर्ण, चार आपको नए, मतलब एक नए वर्ण का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। संयुक्त व्यंजन आप एक स्वर रहित यानी जिसमें स्वर न हो व्यंजन और एक स्वर सहित के मेल से बनता है। साथ में इसमें एक नया वर्ण, नए वर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने यहाँ क्या कहा था, जो स्वर रहित क और श, मूर्धन्य श, इन दोनों के मेल से आपका अक्ष बना। ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्वर रहित त और आपका स्वर सहित र, इन दोनों के मेल से त्र है। ये आपका स्वर रहित, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। आज की क्लास में ये हम कल पढ़ चुके थे, मैं आपको अंतर बताते हुए जा रही हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन में, क्योंकि पढ़ने में दोनों एक जैसे लगते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में ऐसा नहीं होता है, होगा तो वही एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, लेकिन यहाँ पर कोई नया वर्ण नहीं बनेगा, बल्कि जो स्वर रहित है उसको हम आधे की तरह लिख देते हैं और जो स्वर सहित है उसको तो आप पूरा ही लिखेंगे। तो यहाँ पर आधा क और त लिख देंगे, नया वर्ण यहाँ नहीं बना। जबकि संयुक्त व्यंजन में हमने नया वर्ण बनाया था, अक्ष, त्र, ज्ञ और श, ये चार वर्ण आपने बनाए थे। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से देखिए, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, तो आधा 100 से लिखेंगे और ये पूरा वो आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर फिर जैसे जैसे यहाँ पर आप कुछ शब्द हैं, वक्त हो गया, संयुक्त हो गया, स्वाद और स्वाधीन, तो इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है। साथ में यहाँ पर ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, आधा श अर्थ। ठीक है। स्वर रहित आधा की तरह लिखेंगे, दो को आप ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है। युद्ध, शुद्ध। ठीक है। तो ये आपके स्वर रहित और स्वर सहित आपके अलग अलग ये आपके व्यंजन हो गए हैं। साथ में इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर, जिसमें दो व्यंजन मिलते हैं, जिसमें एक स्वर रहित और एक स्वर सहित होता है, लेकिन नई वर्ण का ये निर्माण नहीं करेगा। स्वर रहित को आप आधे की तरह लिखेंगे और जो स्वर सहित होगा उसको पूरे की तरह लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। विशेष में यहाँ पर नोट भी दिया गया है कि यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं, वही जो मैं आपको इससे पहले बताती जा रही हूँ। तो संयुक्त अक्षर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे रॉ का संयोग आप कैसे करते हैं। आपने देखा होगा रॉ अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कभी रॉ को आप किसी सिरोरेखा के ऊपर लगा करके इसको रॉ पढ़ते हैं, कभी आप किसी के नीचे इस प्रकार से लगा देते हैं, कभी आपने देखा होगा किसी वर्ण के नीचे ऐसे दो लाइनें इस प्रकार से लगा देते हैं। तो अलग अलग जो है रॉ का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसकी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है। तो रॉ के संयोग से सबसे अधिक गलती होने की संभावना बनी रहती है। रॉ के संयोग के जो है 4 नियम हैं, तो इन चारों नियमों को आपने लिखना है। तो लिखिएगा रॉ का संयोग, किस किस प्रकार से आप रॉ का संयोग कर सकते हैं। चलिए, तो अब पहला नियम है यहाँ पर इस प्रकार से, सिरोरेखा के ऊपर जब आप इस तरह से लगाते हैं, आपने देखा होगा जब आप सूर्य लिखते हैं, जब आप सूर्य लिखेंगे तो यहाँ पर इसको, अब सबसे पहले इसको लिखा जाता है यहाँ, लेकिन इसको पढ़ा जाता है जिसके ऊपर ये लगा रहता है ना, ये रॉ, आधा रॉ है, ये स्वर रहित है, ये इसका उच्चारण होता है इससे पहले। यानी जिस भी वर्ण के ऊपर ये रॉ लगा होगा, रॉ का उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। ठीक है ना। तो ये है आपका, ये स्वर रहित रॉ है। तो कब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखिए पहला जो नियम है, रॉ स्वर रहित होता है। जब रॉ स्वर रहित, जबकि उसमें रॉ जिसमें जिसमें स्वर ना हो, जिसे रैफ भी कहते हैं, तब ये अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर सूर्य है, तो देखियो रॉ स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, और यो आपका क्या है, स्वर सहित है।
तो यहाँ पर सूर्य जैसे आपने बोला, तो उच्चारण पहले होता है, बाकी लगाते आप नेक्स्ट वर्ण के ऊपर से जब वो स्वर रहित हो। ऐसे ही र स्वर रहित है और द है, तो इन दोनों के मेल से र का उच्चारण आगे होगा लेकिन लगेगा ये द के ऊपर। जैसे आपने यहाँ मर्द कहा, ठीक है, सर्द कह सकते हैं। र है और मोह है, तो देखो ये स्वर रहित, ये स्वर सहित, तो ऊपर लगेगा ये मोह पे, लेकिन उच्चारण पहले होगा धर्म, धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाया जाता है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए चलिए, तो ये पहला नियम है आपका र से संबंधित। तो जब आप र को सिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब र आपका स्वर रहित हो, तब आप इसको इस प्रकार से लगाते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पर, आप र का दूसरा नियम ये है, ठीक है, र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर, यदि र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन है, तब र को उसके पैरों पर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप ऐसे भी लगाते हैं ना, प्र पे र लगा देते तो प्र बन जाता है। ये आपके वर्ण में तो कोई शब्द है नहीं, प्र आपने कभी पढ़ा है हिंदी वर्णमाला में? नहीं, प पर र लगा है तब जाकर ये प्र हो गया है, ठीक है ना। तो ये कब लगाया जाता है? जब आपका र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होने पर, यानी र से पहले कोई स्वर रहित हो, तब उसके नीचे क्या लगाया जाता है? उसके नीचे लगाया जाता है इस प्रकार से र, ठीक है। जैसे त स्वर रहित है, उसके बाद र है, यानी र से पहले स्वर रहित है कोई वर्ण, तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये त्र, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये बनता है आपका त्र, छत्र हो गया। जैसे र से पहले स्वर रहित है तो क के नीचे यहाँ पर हम र लगाएंगे, ये दूसरा नियम है, ठीक है। चक्र जैसे प, यहाँ र से पहले स्वर रहित प है तो यहाँ पर आप प्र लगाएंगे। तो प्र कैसे बनता है? प्र बनता है प स्वर रहित हो और र आपका स्वर सहित हो, तो इन दोनों के मेल से बनता है प्र। और ये सभी के लिए है, अगर र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन है, तब जाकर के आप क्या करेंगे? उसके नीचे लगाएंगे, उसके पैरों पर आप क्या लगाएंगे? र लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ग धन र, चलिए कौन बताएगा? ग स्वर रहित है और र क्या हो जाएगा इससे? ग, यहाँ लिख दूं मैं, ग स्वर रहित और र, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? चलिए जी, आई सी बरोटी वाला। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? महनाज। महनाज। चलिए महनाज, यहाँ पर ग स्वर रहित है और र आपका स्वर सहित है, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा बच्चे? ग्र। ग्र। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छे, यस मैम। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास के हो बेटा आप? 7th। 7th की हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये हिंदी व्याकरण में आपके लिए 6, 7, 8, आप किसी भी क्लास का पढ़िए, आपको वही चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे मेहनाज, बैठ जाइए आप। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने कहा ग स्वर रहित था, इसमें आपने र जोड़ा तो ग्र बन गया, बहुत अच्छे। चलिए, इस प्रकार से अब देखिए, अब आपने कई बार ये देखा होगा कि आप र का प्रयोग करते हैं और कुछ शब्दों में आप क्या लगाते हैं? इस प्रकार से तिरछी रेखा, तो तिरछी रेखा उस शब्द के या उस वर्ण के नीचे आप लगा देते हैं, उस वर्ण के नीचे आप लगा देते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, देखा है? र ऐसे भी लगता है, जैसे आप ट्रक बोलते हैं, ट्रक, ट पे र लग गया। ये कहाँ लगता है? इसका भी नियम है, सारे शब्दों में, सारे वर्णों में आपको नहीं दिखेगा, ये कुछ ही वर्णों में आपको दिखेगा। वो कुछ वर्ण कौन से हैं, इस सभी को आपने नोट डाउन कर लेना है। तो तीसरा नियम क्या है? ट स्वर रहित तथा ड स्वर रहित के साथ र का जब संयोग होता है, तब र उसके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में लगाया जाता है, अर्थात ट स्वर रहित धन र, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? ट्र, ठीक है। ट स्वर रहित और ड स्वर रहित हो,
साथ में इनके साथ अगर र जुड़ा हो स्वर सहित, यहाँ आधा र नहीं है, पूरा र जुड़ रहा है, बल्कि ट आधा है। आई बात समझ में? ट यहाँ पर आधा है। आधा क्यों? क्योंकि स्वर रहित है। और र आपका स्वर सहित है, तब आपका ट्र बनता है इस प्रकार से। ठीक है, आई बात समझ में? साथ में ड के साथ भी यही स्टोरी है। ड, ड से डमरू वाला। ठीक है, अब ये स्वर रहित है, इसमें जब आप जोड़ेंगे र तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? ड्र, ड्रम। सबको आया समझ में? लिखते रहेंगे, समझिए, तुरंत आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बताएं। ठीक है, कि आज हमने ये नई चीज सीखी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लेकिन अक्सर हमें ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, तो आप इसे लिखिएगा। चलिए, तो ट्र और ड्रॉ, इस प्रकार जैसे आप लिखते हैं, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, ड्रम हो गया, ड्रामा हो गया। ठीक है, तो रॉ का अलग अलग प्रयोग आप करते हैं। रॉ का प्रयोग जब सिरो रेखा के ऊपर आप इस प्रकार से लगाते हैं, उसका नियम क्या है? रॉ आपका स्वर रहित होता है। ठीक है, तब आप क्या करते हैं? आगे आने वाला जो वर्ण है उससे पहले आप क्या लगा देते हैं? उससे, वो जो वर्ण है उसके ऊपर आप रॉ लगा देते हैं, लेकिन उच्चारण पहले होता है। उच्चारण बाद में नहीं करेंगे, उच्चारण पहले होगा। जैसे यहाँ पर सूर्य था, सूर्य, तो आपने र का उच्चारण पहले किया, य से, सू र आधा र, सूर्य। ठीक है, उच्चारण पहले हुआ, लगा ऊपर है र य के। ऐसे ही मर्द, म, मर्द, तो द बाद में आया, र पहले आया, उच्चारण पहले हुआ, द से पहले। ठीक है, लेकिन लगा यहाँ। अब इसका मतलब ये है कि ये जो र है ना, ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। और ये र है, ये स्वर रहित है, और यहाँ पर म है, तो ये आपका धर्म हो जाएगा। ये उच्चारण पहले ही होता है। ठीक है, चलिए, दूसरा नियम हमने पढ़ा कि जब आप र को किसी वर्ण के पैरों पर लगा देते हैं, ये कब लगाते हैं? इसका भी नियम है। इसका क्या नियम है इसका? कि आपके पास र से पूर्व क्या होना चाहिए? कोई स्वर रहित, स्वर रहित जानते हैं जिसमें स्वर नहीं है, जिसमें तिरछी रेखा, हलंत लगा होता है, तब आप उस र को उस वर्ण के पैरों पर लगाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मुझे जीआईसी बरोटी वाला से भी बताया उन्होंने। ठीक है, एक बालिका ने, तो उन्होंने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, तो ये त, स्वर रहित और र, ये त्र मैंने पहले भी बताया था आपको, इन दोनों के मेल से त्र बनता है। साथ में यहाँ पर आप देखिए, ये हमने संयुक्त व्यंजन में भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। क और स्वर रहित है, और यहाँ पर र, तो ये क्र बनता है। ठीक है, ये आपका क्र बनता है, क पर र लगाएंगे। प और र, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, तो प्र यहाँ पर, यहाँ आधा प का उच्चारण आ रहा है। उच्चारण को भी समझिए, जब स्वर रहित आपका र होगा तो आधा र का उच्चारण आएगा। व्यंजन अगर स्वर रहित होगा और अन्य व्यंजन र के अलावा, और र आपका पूरा होगा, तो उसका र का उच्चारण भी उसी प्रकार से आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने त्र, तो देखिए उच्चारण को जरा एक दो बार अपने मुख के अंदर बोलिए, त्र 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 त्र। त आधा आ रहा है और र पूरा आ रहा है उच्चारण में भी। ऐसे ही जब आप बात करेंगे यहाँ पर क्र, तो देखिए यहाँ पर भी क आधा आ रहा है उच्चारण, क का उच्चारण आधे की तरह, और र का पूरा उच्चारण आ रहा है, तो क्र। जब हम बात करेंगे प्र, तो प का उच्चारण आधा है और र का उच्चारण पूरा है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, और चौथा नियम यहाँ पर र का है कि जब आप तालव्य स के साथ र जोड़ने पर ये श्र, और ये तो हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें? संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, और जब आप दंत्य स के साथ र का संयोग करने पर ये आधा श और त्र बन जाता है। ठीक है, चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जीआईसी बरोटी वाला, क्या नाम है बेटा आपका? मैम सॉरी। शौर्य। चलिए शौर्य, कौन सा 7th क्लास के हैं आप? चलिए, यहाँ पर हमने 3 शौ लिखे। इन तीनों में क्या अंतर दिखता है बच्चे आपको?
मैम अलग अलग। हाँ, अलग अलग बोलते हैं। कैसे बोलेंगे अलग अलग? सा हम्म स और स। हम्म आपको अपने मुख के अंदर कुछ परिवर्तन दिख रहा है? यदि आप प्रीवियस लेक्चर में थे तो मैंने आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ ये चीज। जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे और स्पर्श व्यंजन की जब हमने बात की थी, वहां पर मैंने इन तीनों सौ में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो बताया था। हाँ, चलिए, आपका नाम? मैम आरुष। आरुष। आरुष, बताइए क्या अंतर लिखता है आपको इन तीनों सौ में? मैम मेरे को कोई मैम सा में लगता है मैम, दो बाकी दो में नहीं लगता। अच्छा, पर मुझे तो तीनों में लगता है मैम क्या? अंतर। मैम क्या? चलिए, आप उच्चारण करिए, एक बार उच्चारण कीजिएगा। श स हम्म श। हम्म आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ा? नो मैम। आप प्रीवियस लेक्चर में नहीं थे? नो मैम। चलिए, बैठ जाइए, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, स्पर्श के आधार पर आपको मैंने अलग अलग प्रकार के आपको व्यंजन बताए थे, जिसमें 5 वर्ग थे। ठीक है, सुन लेंगे, बरोटी वाला सुन लीजिएगा क्या अंतर है इनमें। और अब किसी को समझाएंगे, आपको किसी को बताना है आपको कैसे उच्चारण करना है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इनमें जो है, इस स को बोला जाता है तालव्य स। क्या बोला जाता है? तालव्य स। ध्यान देंगे, इसको बोला जाता है मूर्धन्य स, और ये आपका दंत्य स। समझ में आई बात? जब इस स का उच्चारण आप करते हैं, आपके मुख के अंदर जो तालु है, अब आपको ये नहीं पता तालु क्या है, आप उच्चारण कीजिए च छ ज झ य, च छ ज झ य। जिस स्थान को आपकी जीभ स्पर्श कर रही है, च छ च वर्ण का उच्चारण करते, च वर्ग का उच्चारण करते समय, वो आपका तालु स्थान है। ठीक है, और जब आप इस स का, इसको मूर्धन्य कहा जाता है, तो इससे पहले आप उच्चारण कीजिए ट। आपको पता ही नहीं आपके मुख के अंदर कौन सा मूर्धन्य स्थान है, तो आप इसका उच्चारण करते समय आप पहले ट ठ ड ढ ण इनका उच्चारण करें। तो जिस स्थान को आपकी जीभ क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, वो आपका मूर्धा है। तो इस स का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके मुख के अंदर आपके तालु को स्पर्श करेगी। जब आपने च छ ज, जिस स्थान को च छ वाला वर्ण उच्चारित करते समय आपकी मुख में जो है जीभ स्पर्श कर रही है, वही जो है इस स में भी अंतर है। आपकी जीभ आपकी तालु को, यानी कि इन तीनों में स्पर्श के आधार पर अंतर है, बाकी ये 100 ही हैं। ठीक है, तो देखो, इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी, आपके तालु को स्पर्श करेगी, और इस श का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके मुख के अंदर मूर्धन्य, जो आपका मूर्धा स्थान है, उसको स्पर्श करेगी, और इसको कहा जाता है दंत्य स। जब इसका आप उच्चारण करेंगे तो स बोलेंगे, स, सपेरा। तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी। तो स्पर्श के आधार पर इन तीनों में अंतर है। आई बात समझ में? स्पर्श के आधार पर इन तीनों में अंतर है। ये आपका तालव्य स, मूर्धन्य स, और आपका दंत्य स। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। साथ में रॉ का प्रयोग आप किस किस तरह से कर सकते हैं, रॉ का प्रयोग आप कैसे कैसे करते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।